हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके लेखक के बारे में बता चुका हूं। जो भी लड़के नए हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं कि हमने उस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भारत से क्या सीखें। इसके लेखक का नाम है फ्रेडरिक मैक्समुलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्समुलर नाम है उनका। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान थी आधुनिक जर्मनी की डेसाउ में हुआ था और मृत्यु उनकी 28 अक्टूबर सन 1900 में हुआ था। और पिता का नाम विल्हेल्म मुलर है, ठीक ना। और हमने जाना था कि 4 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया था। और उन्होंने अपने संस्कृत भाषा का अध्ययन कहाँ से किया था? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से किया था। और उस समय उनकी अवस्था यानी उनकी उम्र थी 18 वर्ष। और हमने जाना कि बचपन में ही उनको संगीत के साथ साथ ग्रीक और लैटिन भाषा के भी क्या थे? वो निपुण थे, यानी वो भी जो है संगीत भी जानते थे और साथ ही साथ ग्रीक और लैटिन भाषा भी जानते थे। और हमने पढ़ा था कि हितोपदेश, कठ और केन एवं मेघदूत का जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था, यानी वे अपने भाषा में यानी जर्मनी की भाषा में उसका ट्रांसलेट किया था, ठीक ना। और हमने पढ़ा था कि सन 1868 ईस्वी में किसने? तो रानी विक्टोरिया ने उनको अपने राजभवन बुलाया था। और किस लिए बुलाया था? तो उन्होंने कहा था कि ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ क्या करना है आपको? कि यूरोपियन भाषा की तुलना करना है। और इस तुलना का भाषण उन्होंने यानी तुलनात्मक भाषण वह सुनी थी और सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुई थी। और प्रसन्न होने के बाद उनको नाइट की उपाधि दी थी, लेकिन उन्होंने इसे तुच्छ समझा और उसको वापस कर दिया। तो इतने चीज़ों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना है, उसको हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि यह जो भाषण हम पढ़ रहे हैं ना, यह भाषण कब का दिया गया है और किसके लिए दिया गया है। 19वीं सदी में हमारा देश क्या था? गुलाम था। किसका? तो अंग्रेजों का, ठीक ना। अंग्रेजों का गुलाम था। और गुलामी के दौर में जो भी उच्च पद थे उन पदों को अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता था? भरा जाता था। और इस क्रम में नए अंग्रेज क्या हुए थे? अधिकारी भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित हुए थे। और उनके आगमन के अवसर पर मैक्समुलर के द्वारा एक लंबी चौड़ी भाषण दी गई थी। यानी समझें इस बात को कि उन्होंने क्या किया था? जो भी अधिकारी हमारे यहाँ भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे, यानी भारतीय सिविल सेवा का मतलब समझ सकते हैं कि अपने यहाँ का जो आईएएस और आईपीएस अफसर होते हैं तो इसी के द्वारा वह चुन करके आते हैं, ठीक ना। तो इतने बड़े पद के लिए यहाँ पर भर्ती हुई थी। और भर्ती यह हुई थी तो वहाँ किनको चुना गया था? तो अंग्रेज ही अधिकारी वहाँ पर चुने गए थे। उनको शिक्षण प्रशिक्षण कराने के लिए मैक्समुलर को वहाँ भेजा गया था। भारत के बारे में सिखाने बताने के लिए कहा गया था। तो वो उस क्रम में उनको भाषण दिया था और भाषण के क्रम में उनको समझाने का प्रयास किया था, ठीक ना। इसी भाषण का जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं ना, एक छोटा सा अंश है, ठीक ना। इसी चीज को हमने यहाँ पर लिखा है कि यह पाठ उस भाषण का एक छोटी सी कड़ी है। और इसका भाषांतर नहीं, भाषांतर का मतलब हुआ कि भाषा का क्या करना? हिंदी अनुवाद करना। यह देखिए, जो भाषण दिए थे तो जर्मन में दिए थे और इस भाषण को भवानी शंकर त्रिवेदी ने किस में कन्वर्ट किया था? तो हिंदी में किया था, ठीक ना। यही चीज यहाँ लिखा है कि भाषांतर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया है और मैक्समुलर के द्वारा केवल और केवल भारत की प्रशंसा किया गया। और उन्होंने भाषण के माध्यम से अपने अधिकारियों को भारत के प्राचीनता, प्राकृतिक सौंदर्य और खनिज संपदा से भरा पूरा देश बताया है। ये चीजें हमने बाहरी कड़ियों को देखते हुए जोड़ा है ताकि आप ये बातें समझ पाएं, ठीक ना। हमारे भारत की प्रशंसा करते हुए इन्होंने क्या क्या कहा है, उन बातों पर हम फोकस डालेंगे। कहा है उन्होंने कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियनों के लिए भारत सबसे अच्छा जगह होगा। यानी कहने का मतलब कि हम प्लेटो का और कांट के जो दार्शनिक हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उससे अच्छा क्या होगा हमारे लिए? होगा कि भारत चले जाएं। यहाँ हम पढ़ते हैं और वहाँ हमें क्या होगा? ये सभी चीज़ें वहाँ देखने को मिल सकते हैं। आगे कहते हैं कि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों के विचारधारा पर चलने वाले हम यूरोपियनों को कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए कि हमारा हृदय परिवर्तन हो, मानवीय बन जाए, अतः उनके बीच प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए। मैं कहूँगा कि उन्हें भारतीय साहित्य पढ़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, कह रहे हैं कि जो
यूनानी है, रोमन है और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा पर हम चलते हैं, यानी उनकी जो परंपरा है उसके अनुसार हम चलते हैं ना हम लोग यूरोपियन, तो क्या होगा कि उनको कौन सा ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए ताकि उनका क्या हो जाए, हृदय थोड़ा परिवर्तन हो, और यही जन्म नहीं अगला जन्म भी क्या हो जाए उनका सुदृढ़ हो जाए, ठीक ना। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि हमें भारतीय साहित्य पढ़ना चाहिए, ठीक ना। आगे कहते हैं कि अधिकतर लोग भारत के कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे शहर में ही घूम कर आए हैं, लेकिन सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकता है। यानी कहने का मतलब उनका है कि जो भी लोग यहाँ से जाते हैं सभी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों में घुमा करते हैं, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ये सभी क्या है, बड़े बड़े नगर शहर है, और यहीं से लोग क्या करते हैं, घूम कर चले जाते हैं। लेखक का मानना है सच्चे भारत का अगर आपको दर्शन करना है ना, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। आप सच्चे भारत का दर्शन आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकता है, कहीं शहर में नहीं हो सकता है। आगे लिखते हैं कि प्राचीन युग के कानून व्यवस्था का राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के लिए खोजबीन की गई है। अगर आप भी इनके महत्व और विशेषता को परखने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो इसका प्रत्यक्ष दर्शन भारत की ग्रामीण पंचायतों में मिल जाएगा। कहने का मतलब इनका यह है कि प्राचीन युग की जो कानून व्यवस्था थी, ठीक ना, इनकी राजनीतिक इकाइयों को अगर विकास करना चाहते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या की गई थी, खोजबीन की गई थी। अगर आप भी इसका अगर महत्व जानना चाहते हैं, विशेषता की परख और क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आपको ग्रामीण पंचायतों में जाना पड़ेगा, ठीक ना। कह रहे हैं कि और यहाँ आपको सहानुभूति यानी हमदर्दी, सहानुभूति का मतलब हमदर्दी, और सदा सहायता, सदा सहायता का मतलब होता है उच्च विचार वाले पाठ पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ग्रामीण पंचायतों में जाएंगे तो वहीं से आपको कानून व्यवस्था की बहुत सी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी, ठीक ना, जिससे आपका क्या होगा, आपके महत्व और विशेषता को परखने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक ना। और वहीं पर आपको सहानुभूति चीज़ें मिलेगी, हमदर्दी मिलेगी। लेकिन अगर आप शहर में जाइएगा तो शहर में आपको हमदर्दी चीज़ का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी से एड्रेस भी पूछेंगे ना तो कोई बताने के लिए खड़ा नहीं होता है, आपको समय नहीं दे सकता है, ठीक ना। ये सभी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलेगी। आगे कहते हैं भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म, ठीक ना, ब्राह्मण या वैदिक धर्म एक ही चीज़ है, ठीक ना। उसके बाद कहते हैं कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। कह रहे हैं कि वैदिक जो धर्म था उसका और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भी क्या है, भारत ही है। आप तो गौतम बुद्ध को जानते ही हैं, गौतम बुद्ध ही क्या है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। उन्होंने इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर उनके जन्म के बारे में या उनके बारे में नहीं कहा गया है, क्या यहाँ पर कहा गया है कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, ठीक ना। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि का मतलब कि इस धर्म का प्रतिपादन जो है हमारे बिहार से या हमारे भारत से ही हुआ था, ठीक ना। उनको क्या हुआ था, बोध गया में उनको बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। यह चीज कहा गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथ ही पारसियों का धर्म जरथुस्त्र, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके संस्थापक थे संत जरथुस्त्र, ठीक ना। यहाँ देखिए ट दिया है, यहाँ पर त्र दिया है, ठीक ना। यही अंतर है इसमें, ठीक ना। अगर आपको एक चीज याद हो गई तो दोनों भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पारसियों हैं, पारसी की बात की गई है ना, पारसी कहाँ के थे, तो ये ईरान के थे। और ईरानी जो है हमारे भारत आ चुके थे। कैसे वो आए, तो जो ईरान था ना उस पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, और आक्रमण के दौरान ये बहुत ही हताहत हुए थे, ठीक ना। और जस्ट उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम धर्म का यहाँ पर स्थापना हुआ। और जब इस्लाम धर्म यहाँ पर आया पनपने लगा तो वे लोग अब जबरदस्ती क्या करते थे, यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करते थे, ठीक ना, मानने के लिए वो मजबूर करते थे। इसलिए क्या हो गया कि वहाँ से भाग करके भारत आ गए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जो पारसियों का धर्म था यह भी भारत का शरण स्थली रही है, ठीक ना। आगे लिखते हैं कि यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक ना। कह रहे हैं कि अगर आप भूमि से संबंधित, ठीक ना, अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं या रुचि रखते हैं तो आपका जो है प्रतीक्षा कर रहा है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है, तो हिमालय से लेकर के श्रीलंका तक का विशाल जो भूप्रदेश है सभी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर आपको
बहुत से नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जंगल, वनस्पतियाँ मिल जाएगी और तरह तरह के आपको वहाँ पर वातावरण, पर्यावरण मिल जाएंगे। ठीक ना। हमारे देश में जितने तरह के ऋतुएं पाई जाती हैं उतने तरह के ऋतुएं किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती है। ठीक ना। देखिए आगे लिखते हैं कि भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्ष जैसी अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। और यहाँ प्रश्न बनेगा कि वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, तो हकर्ष लिखेगा, या ऐसे कह सकता है कि हकर्ष कौन से वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वह हकर्ष कौन थे, तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक ना। यह कह रहे हैं कि फुलवारी जो है ना, हमारी भारतीय फुलवारी जो है, यह हकर्ष जैसे, हकर्ष तो हकर्ष है, उनके जैसे अनेकों वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक ना। यहाँ पर तरह तरह के फूल, पौधे, पेड़, जंगल आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों ने क्या किया है, अनेक वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आगे कहते हैं कि जीव जंतुओं के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक श्री हैकल भी भारत के कांतारों, कांतारों का मतलब क्या होता है, घने जंगल। ठीक ना। यहाँ पर होता है कांतारों का मतलब घने जंगल, और समुद्र तट के मोती के बीच रहे हैं। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, ऐसे कहा जा सकता है कि श्री हैकल कौन से वैज्ञानिक थे, किस चीज के वैज्ञानिक थे। यहाँ लिख सकते हैं जीव वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक। ठीक ना। जीव वैज्ञानिक या जंतु वैज्ञानिक आप लिख सकते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कि जीव वैज्ञानिक कौन थे आपके पाठ के अनुसार, तो श्री हैकल थे। ठीक। तो इनको कहा गया है कि जीव वैज्ञानिक के जीव या जंतुओं के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो थे श्री हैकल भी भारत के कांतारों, कांतार यानी घने जंगलों में रहे हैं और समुद्र तट के मोती के बीच में रहे हैं। यानी समुद्र तट में आप जानते ही हैं कि समुद्र में सीप पाया जाता है, और ये बड़े बड़े सीपों के अंदर क्या होता है, मोतियाँ होती हैं। तो इनका इन्होंने बहुत से खोजबीन की है, वहाँ पर रहे हुए हैं, अपना समय बिताया है। और आगे कहते हैं, यही नहीं, मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करना हो तो इसके लिए भारत का शरण लेना पड़ेगा, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, धर्म का, दैवत विज्ञान का हो, दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, रीति रिवाज व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प कला का, अथवा पुरातन विज्ञान का। ये जो चीज़ें लिखी गई है, इनमें से कोई भी ऐसा क्षेत्र जो हो या इससे भी अधिक क्षेत्र जो है उसमें अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपके लिए भारत सबसे उपयुक्त जगह होगा। वहाँ आप जा सकते हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगी। उसके बाद कहते हैं कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, पुरातत्व यानी खुदाई से संबंधित आप अगर प्रेम रखते हैं और खुदाई के समय एक प्राचीन चमचमाती हुई चाकू या किसी प्राणी का कोई भाग निकल जाए, बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालयों का अथवा विहारों का ध्वंसावशेष दिख जाए, तो आपका भी मन फावड़ा उठाने के लिए आतुर हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि अगर आप खुदाई से संबंधित प्रेम रखते हैं या पुराने चीज़ों की जानकारी रखने में आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और खुदाई के समय में अगर आपको प्राचीन यानी पुरानी अगर आपको चाकू मिल जाए, वो भी कैसी, तो चमचमाती हुई, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि इतनी पुरानी चाकू है और इतने वर्षों से ज़मीन के अंदर दबी हुई है, और यह जो चाकू है यह चमक रहा है। तो इसके कारण आप जानना चाहिएगा कि यह क्या कारण हो सकता है कि अब तक इसमें जंग नहीं पकड़ा है। ठीक ना। और कह रहे हैं कि अगर किसी प्राणी का कोई भाग है, जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति का, मरे हुए इंसान का खोपड़ी निकल जाए, हाथ या पैर की हड्डियां निकल जाए, ठीक ना, कोई भी शरीर का कोई भी अंग का एक पार्ट निकल जाए, तो भी आप थोड़ा उसके बारे में जानना चाहिएगा कि इतने ज़मीन के अंदर इतने दिनों से यहाँ पर था। इसका मतलब हुआ कि मानव जो है इससे बहुत पहले यहाँ पर बसा होगा, रहा होगा। ठीक ना। तो ये सभी चीज़ें आप जानने के लिए आतुर हो जाइएगा। और आगे कहते हैं कि बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालयों का या अथवा बिहारों का, मतलब कि विश्वविद्यालय आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा में है। और कहते हैं कि विहारों का ध्वंसावशेष, बिहारों का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है मठ। क्या होता है? मठ होता है। और इस मठों का ध्वंसावशेष दिख जाए, यानी वह जैसे ध्वंसावशेष का मतलब जो ढह ढिमला गया है, गिर गया है ना, और अगर वो आपको दिखता है और तो उसकी बनावट को, संरचना को देखकर आप भी आतुर हो जाइएगा। आपका भी मतलब कि
मन में बेचैनी हो जाएगा कि हम भी कुछ उसमें देखते आखिर इसमें क्या था, कब का था, ठीक ना, कैसे बना, किसने बनाया, ये सभी चीज़ें जानने के लिए आप भी आतुर हो जाइएगा। यही बातें यहाँ पर उन्होंने कहा है। फिर कहते हैं कि भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इतने सभी जगहों के, ठीक ना, इतने सभी जगहों के शासकों के प्रचुर मात्रा में यहाँ पर सिक्के मिल जाएंगे, ठीक ना। क्यों मिल जाएंगे भाई? इसलिए मिल जाएंगे कि यहाँ पर ना बहुत से लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ पर राज किया, ठीक ना, और जिसने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया उसने अपने अपने स्तर से सिक्का जारी कराया। ये आक्रमणकारी आते गए और उनका जो है अस्तित्व जो है मिटता गया। इस क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे सिक्के छपकर हमारे भारत में रह गई, ठीक ना। यही चीज़ इसमें कहा गया है कि प्रचुर मात्रा में आपको सिक्के मिल जाएंगे या उपलब्ध हैं। आगे कहते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। यानी यहाँ भी सवाल बनता है कि किस गवर्नर जनरल को 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। जब इसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला तो इसने क्या किया कि अपने उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया, ठीक ना। वहाँ पर भिजवाया इसलिए कि इसको, इस बातों को जान करके इस पर क्या करेंगे वे लोग, कुछ मतलब गर्व महसूस करेंगे या इसके पद को क्या करेंगे, थोड़ा पद को बढ़ाएंगे। इस क्रम में इसने लालच में आकर के यह क्या किया कि ये सभी सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़े जो है भिजवा दिया और उन लोगों ने भी क्या किया, बिना सोचे समझे उसको गला दिया और अपने उपयोग में ला लिया, ठीक ना। आगे कहते हैं कि दैवत विज्ञान की आधारशिला भारत में रखी गई। ये आपका 5 नहीं है। तो दैवत विज्ञान का मतलब समझते ही हैं, ये हमारे यहाँ जो ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, देवता को पूजने मानने और उसमें आस्था और विश्वास रखने की जो परंपरा है हमारे भारत में ही है। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने लिखा है। फिर कहते हैं कि नीति कथाओं का प्रचलन भी भारत से हुआ। नीति कथा क्या है आगे हम अभी जानेंगे। तो इसमें कहते हैं आगे कि हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। यानी जो भी कहावतें हैं, जो भी दंत कथाएं हैं, सभी का स्रोत माना गया है किसको? तो बौद्ध धर्म को माना गया है। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जन्म तिथि को लिखने का क्या तात्पर्य है आगे हम अभी बताएंगे। एक कहावत है कि शेर की खाल में गड्ढा। यह कहावत यूनान के दार्शनिक प्लेटो द्वारा लिखी पुस्तक क्रस्टिलस में मिलती है। देखिए यहाँ लिखने का यही तात्पर्य था कि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कहावतों और दंत कथाओं की जो भी स्रोत है वह बौद्ध धर्म को माना गया है। और बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी और यहाँ पर प्लेटो का जन्म हुआ है 427 ईसा पूर्व में। इसका मतलब हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है प्लेटो से भी पहले हुआ है। और जब इन सभी कहावतों और दंत कथाओं का जब स्रोत बौद्ध धर्म को मानते हैं तो कब की होगी? तो प्लेटो के जन्म से पहले का होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक जो है क्रस्टिलस में मिलती है। यानी क्या क्या है इन्होंने, हो सकता है कि यह जो कहावत है यह बौद्ध धर्म से ही लेकर के अपने पुस्तक में छापा होगा, ठीक ना। इसीलिए हमने यहाँ पर डेट को यहाँ पर डाला और बताया है आपको। देखिए एक नीति कथा है। अभी हमने बताया कि नीति कथा का जो है, नीति कथाओं का प्रचलन भी भारत में हुआ था। यहाँ पर एक देखिए नीति कथा आ गया। एक नीति कथा जिसे एफ्रोडाइट ने एक नेवले या चूहिया को सुंदर स्त्री बना दी थी, पर वह सुंदरी मानव को छोड़कर एक चूहे को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि एफ्रोडाइट जो थी वह क्या थी, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। देखिए एफ्रोडाइट थी ग्रीक की पौराणिक कथा में ना, यह चीज मिलता है कहाँ पर? तो ग्रीक की पौराणिक कथा में मिलता है। क्या था? तो एफ्रोडाइट यह क्या थी? एक प्रेम और सुंदरता की प्राचीन ग्रीक देवी थी। क्या थी? यह देवी थी। और इसने ही क्या किया था? नेवले और चूहे, नेवला या चूहे को किसी एक को, ठीक ना, इसने एक सुंदर स्त्री बना दी थी। और जो है एफ्रोडाइट का मूर्ति भी मिला है। और एफ्रोडाइट की मूर्ति कब माना गया है? तो 350 ईसा पूर्व की मानी गई है उसके मूर्ति को, ठीक ना। इसका मतलब कि यह बात सही है। यह क्या हुआ था कि जब इस नेवले या चूहिया को जब स्त्री बना दी
तो यह अपने श्रेणी में ही चली गई। ये जैसे मान लीजिए कि एक सुंदर स्त्री बनी तो किसी पुरुष को देखकर आकर्षित होती, लेकिन इसका जो आत्मा है, शरीर ही सिर्फ क्या हुआ था, शरीर ही ऊपर से सुंदर हुआ था, लेकिन इसकी जो मन है, आत्मा है, वह तो चूहे की ही थी। तो चूहे की होने के कारण क्या हुआ था कि एक चूहे को देख करके वह आकर्षित हो गई थी ना। यह एक कथा है, और यह कथा देखिए, यह भी संस्कृति कथा से मिलती जुलती एक कहानी है। क्या कहा गया है कि यह जो आपने यह कथा जो देखा, नीति कथा, यह कथा जो है कहाँ से मिलता जुलता कहानी है, तो यह एक संस्कृत की एक कथा से मिलती जुलती कहानी है। किंतु यह कहानी यूनान कैसे पहुंची और 400 ईसा पूर्व में अस्टेटस की कहानियों में कैसे स्थान पा गई, ठीक ना। मतलब कहा जा रहा है कि जब ये संस्कृत से मिलता जुलता कहानी है तो 400 ईसा पूर्व में यह अस्टेटस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई, ठीक ना। ये चीजें यहाँ पर कहा गया है। और यह स्रोत किसका है, यह स्रोत माना गया है बौद्ध धर्म को, ठीक ना। यहाँ पर बताया गया है कि स्रोत जो है बौद्ध धर्म को माना गया है, और यह जो है संस्कृत से मिलता जुलता कहानी भी है। तो फिर यह आश्चर्य हो रहा है कि 400 ईसा पूर्व में यह अस्टेटस की कहानी में कैसे स्थान पा गई, ठीक ना। तो इस प्रकार निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई। यहाँ पर निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता है कि यह कहानी जो है पश्चिम से पूर्व, पूर्व और से पश्चिम कहने का मतलब है कि भारत जो है हमारा पूर्व दिशा में है और ज़्यादातर देश जो हैं वह पश्चिम की तरफ हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पश्चिम और पूर्व की बात की गई है कि पूर्व का मतलब भारत और पश्चिम का मतलब कि जो यूनानी देश थे उनके तरफ कहा गया है। तो यही यहाँ पर निश्चित नहीं हो पा रहा है कि पूर्व से पश्चिम गया या पश्चिम से पूर्व आया। ये कथाओं और कहावतों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का माध्यम क्या होगा, उसी के बारे में आगे बताया गया है। कहा गया है कि सोलोमन काल में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के बीच आवागमन के साधन शुरू हो चुके थे। जब आवागमन शुरू होगा तो क्या होगा, लोग आएंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, कुछ कहावतें कहानियाँ सीखेंगे, सुनेंगे और जाकर के अपने यहाँ कहेंगे। तो यही एक माध्यम रहा था। और हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि सोलोमन काल क्या है। तो देखिए यहाँ नोट में हमने लिख दिया है कि राजा सुलेमान के काल को सोलोमन काल कहा गया। और काल क्या था, तो काल था 970 से 931 ईसा पूर्व रहा है सोलोमन काल, ठीक ना। आगे कहते हैं कि बाइबिल में बंदर और हाथी दांत और चंदन का निर्यात की बात कही गई है। किसमें कहा गया है, तो बाइबिल में कहा गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बंदर, हाथी दांत और चंदन के निर्यात की बात किसमें कही गई है, तो आपको याद रखना है कि बाइबिल में कही गई है। और कहते हैं कि और ये वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। कहने का मतलब यह है कि ये जो वस्तुएं हैं, निर्यात की बातें की गई है, यह भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि भारत में ही ज्यादा ये चीजें पाई जाती थी, बंदर, हाथी दांत या चंदन का लकड़ी, ठीक ना। मान लीजिए कि किसी के घर में खाने पीने का सामान न हो तो वह कैसे बेचेगा, ठीक ना। और हमारे यहाँ ये चीजें जो थी अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए हमारे यहाँ के लोग, ठीक ना, देशवासी जो हैं इसका निर्यात किया करते थे, यानी बेचा करते थे दूसरे देशों में। तो यह एक कारण रहा कहानी और कहावतों को यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक ना। और आगे कहते हैं कि शाहनामा क्या है, शाहनामा एक रचना है, ठीक ना। तो शाहनामा के रचना काल में भी भारत और यूरोप की व्यापारिक संबंध रहा। शाहनामा में भी कहा गया है जिस समय रचना काल था, क्या रचना काल था यानी क्या समय था, तो 10वीं से 11वीं सदी की यह बात है, ठीक ना। और लेखक का अभी हमने यहाँ पर नाम ऐड कर दिया है ताकि आप एक एक्स्ट्रा जानकारी रखें कि लेखक, शाहनामा के लेखक का नाम था तो उनका नाम था फिरदौसी, ठीक ना। लेकिन ये चीजें आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके किताब में दिया नहीं है। और आगे कहते हैं कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच अभी भी व्यापारिक यातायात चल रहा है। यानी कहने का मतलब कि पहले भी चला करता था, अभी भी चल रहा है। तो इस क्रम में क्या हुआ, ये सभी कहावत और कहानियां जो हैं, दंत कथाएं, सभी चीजें एक जगह से दूसरे जगह बिखरी। क्यों, क्योंकि यह व्यापारिक संबंध चली आ रही थी पहले से भी और अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत चल रहा है। आगे कहते हैं कि भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन के लिए भारत में महत्वपूर्ण अवसर मिलता है, क्योंकि यहाँ आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे जातियों की बोलचाल की भाषाओं के अलावा किसके, ये सभी तो चीजें है ही, कौन, आर्य है, द्रविड़ है, मुंडा है, ये सभी जाति हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इनकी बोलियाँ, इनकी भाषाएं भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं।
और इनके अलावा कहा गया है कि यूनान, पूर्वी अरबी, ठीक ना, और ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषा का भी मिश्रण मिलता है। यह क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो आक्रमणकारी थे ये सेना के साथ बहुत बड़े सेना के साथ यहाँ पर आते थे, आक्रमण करते थे और अपना साम्राज्य स्थापित करते थे और साथ ही साथ यहाँ रह बस जाते थे। तो रह बस जाने के कारण क्या होता था कि उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी जो बोलियां हैं हमारे यहाँ रह जाती थी, क्योंकि जब लोग रह गए तो उनकी भाषाएं भी रह ही जाएगी। तो इस क्रम में इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं कि संस्कृत को ग्रीक भाषा से भी पुराना माना है। क्यों माना है? तो देखते हैं यहाँ पर कहा गया है कि ग्रीक और लैटिन भाषा में कुछ कुछ समानता पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि ग्रीक भाषा के रहस्य को जानने के लिए लैटिन भाषा का सहारा लिया गया, तो कभी कभी लैटिन भाषा के रहस्य को जानने के लिए ग्रीक भाषा का सहारा लेना पड़ा। कह रहे हैं कि जब लैटिन भाषा में कोई समस्या होता था तो हम क्या करते थे, ग्रीक भाषा का थोड़ा उपयोग करके उसको समस्या का समाधान कर लेते थे, यानी उस भाषा को समझ लेते थे। और जैसे ही हमको लैटिन भाषा में होता था तो ग्रीक का, और ग्रीक का होता था तो लैटिन का, इस क्रम में हम लोग इसके जानने का प्रयास किया था। और आगे कहते हैं तीसरा पॉइंट कि उसके बाद जब गौथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटोनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया गया तो इसमें बहुत अधिक समानता और उतना ही अधिक अंतर भी सामने आया। कह रहे हैं कि यहाँ ग्रीक और लैटिन के भाषा के साथ साथ और भी भाषाएं थी, उन भाषाओं का भी जब अध्ययन किया गया ना तो बहुत से समानता मिलता था और बहुत अंतर भी मिलता था। यानी कुछ कुछ ऐसे चीज़ जो थे जो समान थे और कुछ कुछ ऐसे चीज थे, ऐसे भाषाएं थे, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य थे जो बिल्कुल ही मैच नहीं करता था, ठीक ना। ये सभी यहाँ पर समस्या मिला। फिर आगे कहते हैं कि लेकिन जैसे ही संस्कृत बीच में आया तो सभी समस्याओं का समाधान हो गया। कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को देखा गया तो बहुत समस्या आ रहा था, लेकिन जैसे ही संस्कृत को हमने वहाँ पर बीच में लाया, यानी उसका जब हमने अध्ययन किया, उससे उसका हमने तर्क और वितर्क किया, सब समस्या का समाधान निकल आया, ठीक ना। तो इस प्रकार संस्कृत सभी भाषाओं से प्राचीन और अग्रजा है। यहाँ पर उसको तर्क के माध्यम से बताया गया है कि कैसे जो है हमारा संस्कृत भाषा जो है वह कैसे प्राचीन और अग्रजा है सभी भाषाओं का। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे आग के लिए संस्कृत में क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है अग्नि, ठीक है। अग्नि लिखा गया संस्कृत में, इसका मतलब, और यह जो संस्कृत भाषा यह किसका था, तो आर्यों का भाषा था, ठीक ना। तो अग्नि लिखने का मतलब यह हुआ कि उस समय अग्नि होगा, यानी आग की खोज हो चुका था, तभी तो यहाँ पर अग्नि लिखा गया। अगर आग का खोज नहीं हुआ होता तो अग्नि यहाँ पर लिखा ही नहीं जाता, ठीक ना, संस्कृत भाषा में। तो यहीं पर यह कहा गया है कि आर्यों की अग्नि का ज्ञान हो चुका था, तभी तो उन्होंने अग्नि लिखा। और देखिए यहाँ लैटिन भाषा में क्या लिख रहे हैं, तो इग्निस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इग्निस लिख रहे हैं। और लिथुआनियम में क्या लिख रहे हैं, तो उग्निस लिख रहे हैं। और एस्कोटिक में क्या लिख रहे हैं, इग्ले लिख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ बहुत सी इग्निस है, उग्लिस है, इग्ले है, थोड़ा समानता कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे संस्कृत आ रहा है ना, इसका क्या कर रहा है, समाधान कर दे रहा है। फिर आगे देखते हैं, आगे एक और उदाहरण दिया हुआ है चूहे के लिए, ठीक ना। चूहे के लिए संस्कृत में लिखा गया है मूसह, और ग्रीक में लिखा गया है मूस, और लैटिन में लिखा गया है मूस। यहाँ भी मूस देखिए, यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा है, यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा दिया है। यही अंतर है इसमें, लेकिन उच्चारण में समान है। उसके बाद स्लावोनिक में क्या लिखा गया है, माइस लिखा गया है, और जर्मन में मूस लिखा गया है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ देता है प्रश्न कि मूस को यानी चूहे को ग्रीक भाषा में क्या कहा गया है, या लैटिन भाषा में क्या कहा गया है, या स्लावोनिक भाषा में क्या कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा। यह एक दो बार शायद पूछ भी दिया है कि स्लावोनिक भाषा में चूहा को क्या कहा गया है, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि वस्तुओं के समान ही शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह पता लगाना बहुत ही कठिन है कि कोई शब्द किस भूभाग में कब और कैसे पनपता रहता है, ठीक ना, और कहाँ पर लुप्त हो रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हमारा कोई वस्तु होता है, पुराना हो जाता है, या वह जो है टूट जाता है, या वह मिट जाता है, उसी तरह से हमारे शब्द भी जो हैं अगर उसका हम उपयोग नहीं करेंगे तो वह भी क्या हो जाता है, वह भी मर मिट जाता है। या अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं या करते करते किसी नए शब्द का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग करने लग रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है कि वहाँ पर पनप रहा है। इसका मतलब
यही चीज़ यहाँ कहा गया है कि इस चीज़ का पता लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी एरिया में आप जाते हैं और पता लगाना हो कि कोई शब्द को बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, तो आपको वहाँ कुछ समय तक रुकना पड़ेगा, है ना। हो सकता है साल 2 साल 4 साल रुकना पड़ेगा, ताकि आप लोगों से बातें करेंगे तो उसमें आपको अध्ययन होगा, जानेंगे कि कौन सी भाषा यहाँ पर बोलना लोगों ने कौन से शब्द यहाँ पर लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, या कौन सी भाषा को ये लोग बोलना शुरू किया है, ठीक ना, या कौन से शब्द को इन्होंने नया नया जो है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है पता लगाना, एग्जैक्ट समय पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस बात को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। आगे कहते हैं कि संस्कृत भाषा 3000 वर्ष से भी पुराना है। कितना वर्ष से? तो 3000 वर्ष से भी पुराना है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं का उद्गम स्थल एक ही है। कह रहे हैं कि जो संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन भाषा है, ये सभी जो हैं यह एक ही जगह से इनकी उत्पत्ति जो है एक ही जगह से हुई है। और इस प्रकार हिंदू, ग्रीक, यूनान आदि शक्तिशाली जातियाँ एक थी। कह रहे हैं कि जो भी ग्रीक जो थे, यूनान थे और हिंदू थे, सभी शक्तिशाली जो शक्तियाँ, ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तिशाली शक्तियाँ हैं और ये बहुत बड़ी शक्तिशाली जातियाँ हैं। और इन जातियों का कह रहे हैं कि इन जातियों का जो है एक ही जगह था और सभी एक ही थे, ठीक ना। आगे कहते हैं कि समय के साथ वह पृथक होती चली गई, यानी ये लोग जैसे जैसे समय बिता, ठीक ना, उस तरह से ये लोग क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाते गए और उनकी जो है भाषा में परिवर्तन होता गया। इस बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है और बताया है। आगे कहते हैं कि अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचे तो आप लोग भी ठीक वैसा ही अनुभव करें जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने किया था। यानी कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी चयनित हुए हैं भारतीय सिविल सेवा के लिए, वे लोग जब भारत पहुंचेंगे अगले वर्ष तो क्या हो, वैसा ही आप भी अनुभव करें जिस तरह से 100 साल पहले सर विलियम जोन्स ने अनुभव किया था। क्या अनुभव किया था उन्होंने कहा है कि जहाज की डेक पर अकेले खड़े 37 वर्षीय व्यक्ति पिछले 1783 के अगस्त से, ठीक ना, कब से, तो 1783 के अगस्त से भारत के लिए यात्रा कर रहे हैं। सर विलियम जोन्स ने अनुभव किया कि फारस या ईरान हमारे कहाँ है, बाईं ओर था। यानी कहने का मतलब ये जो है आपका ये भारत हो गया और फारस और ईरान हमारा इधर है। अब इधर है तो बाईं ओर है, बाईं ओर का मतलब हुआ कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक ना, तभी तो फारस और ईरान हमारे बाएं तरफ पड़ेगा, ठीक ना, तो बाएं तरफ है। और आगे कह रहे हैं कि सागर, अरब सागर की आती हुई ठंडी हवा, अरब सागर की आती हुई ठंडी हवा जो है इनकी जो पिछली डेक थी, ठीक ना, जहाज की जो डेक है, जहाज के पिछले भाग से क्या हो रही थी, टकरा रही थी। और सूर्य जो है उपरांत, यानी उपरांत का मतलब होता है पश्चिम, उपरांत का मतलब पश्चिम, ठीक ना, पश्चिम की ओर डूब रहा था। यानी ये जो है क्या है, यह पूरब है, ठीक ना, ये पूरब हो गया आपका, ठीक ना, और ये क्या है आपका पश्चिम है, यानी सूर्य जो है इधर की तरफ डूब रहा था, ठीक ना। यह चीज उन्होंने कहा है। और फिर कह रहे हैं कि रंगभूमि के मध्य स्वयं को घिरा हुआ होने का अनुभव प्राप्त हो रहा था। मतलब रंगभूमि का मतलब हुआ कि अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल, फुलवारी, जंगल, झाड़ियाँ, अनेकों प्रकार के लोग, अनेकों तरह के जाति रहने वाले, ठीक ना। तो इसी चीज को यहाँ पर कहा गया कि रंग भूमि के मध्य में स्वयं को घिरा हुआ, लग रहा था कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं। कैसे? तो रंग भूमि से, यानी रंग से रंगी हुई भूमि से हम क्या किए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं। उस तरह से वे क्या कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे, ठीक ना। इस चीज को यहाँ पर लिखा है। एशिया की भूमि अनेकों ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाली ललित कलाओं की जननी, मानव प्रतिभा का क्षेत्र, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि इतने अधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। कह रहे हैं कि ये सभी चीजें उनमें कहाँ, भारत में देखने को आपको मिलती है, ना। अनेक तरह के आपको धर्म मिलेंगे, क्षेत्र मिलेंगे, रीति रिवाज मिलेंगे, भाषा मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ठीक ना। तो अनेक तरह के लोगों का रंग रूप भी मिलेगा, ठीक ना। दूसरी जगह का जैसा नहीं है कि उनका नाक चपटा हो, ऐसा सभी के सभी गोरे हो। हमारे यहाँ सभी मिलते हैं, गोरे मिलते हैं, काले मिलते हैं, छोटे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, सभी लोग, सभी तरह के हमारे यहाँ लोग मिला करते हैं, ठीक ना। इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है, बताया है।
और कहा है कि इतना विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा रह गया है, ठीक ना। ये चीज़ कौन अनुभव कर रहे हैं? यह अनुभव कर रहे हैं सर विलियम जोन्स ने, ठीक ना। इसी चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है और कहा है कि जब आप अगले साल जाए तो इसी तरह का भी अनुभव करें। तो यहीं पर आपका जो है यह लेसन समाप्त होता है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तरों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो हमारी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएगा। वहां से इन प्रश्नों को देख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें यहाँ दिया गया है सबका हमने यहाँ पर उत्तर उसका लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,